दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ईमानदारी से स्वीकार कर लेता हूँ, मैं यहाँ डर से आया हूँ। डर से इसलिए आया हूँ कि लोगों ने आज मुझे फ़ोन किया और कहा कि आप पता चला है दिल्ली में हैं। हम बोले जी, तो आज जेएनयू आपको आना पड़ेगा। बोले मुझे वापस बिहार जाना है, कल बिहार बंद करना है। बोले आप सुबह चले जाइएगा, अगर नहीं आएंगे तो हम लोग यही कहेंगे कि हम ही यहाँ से नेता बनाए हैं और हमारे के साथ ही नमक हरामी कर रहे हैं। तो मैं इस डर से आपके बीच में आया हूँ। और दूसरी बात ये कि मैं चाहता था कि दूसरे लोगों को सुनूं, क्योंकि यहाँ से थोड़ा कंटेंट जमा कर लेते तो दूसरी जगह भाषण देने में काम देता है। भाषण तो टीवी पर भी देना पड़ता है। लेकिन एक बात और ईमानदारी से स्वीकार करना चाहता हूँ कि आप जो मुझे 100 बात सिखाते हैं, उसमें से सिर्फ एक बात मैं बाहर लागू कर पाता हूँ, और यही हमारी सबसे बड़ी संकट है। मैं अब बाहर चला गया हूँ, हालांकि बीजेपी वाले समझते हैं मैं अभी भी जेएनयू में हूँ। जो यहाँ 100% बात होती है, उसका 1% बाहर में बात होती है। और अजीब बात यह है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज में मात्र 1% लोग रहते हैं और 99% लोग बाहर रहते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, ये कैंपस की खूबसूरती होती है कि आप एक ही मंच पर हर तरह की बातचीत करते हैं और आपके भीतर ये जहनियत होती है कि लेट्स एग्री टू डिसएग्री। हर मंच में बहुत सारी ऐसी बात होती है जिस पे सब लोग एग्री नहीं करते हैं, लेकिन इस बात पे एग्रीमेंट होता है कि इसकी कहने की आज़ादी के साथ मैं खड़ा रहूंगा। मैं समझता हूं कि ये जो सबसे जरूरी चीज है उसको कैंपस ने कहीं ना कहीं समझा है। और आप जेएनयू के लोग खास करके सीनियर हैं एक मामले में। ये सरकार सबसे पहले आपको देशद्रोही कहना शुरू किया, अब दूसरी यूनिवर्सिटी को भी कहा जा रहा है। और आप बधाई के पात्र हैं कि आपने जो मसाल जलाई है वो मसाल अब अलग अलग कैंपसों में भी घूम रहा है। मैं सबसे पहले जेएनयू-एसयू को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि जब जामिया में लाठियां बरसाई गई, जेएनयू-एसयू ने सबसे पहला कॉल दिया पुलिस हेडक्वार्टर को घेरने का। तमाम लोग जमा हुए और लोगों जो को डिटेन किया गया था उनको छोड़ना पड़ा। स्वाभाविक रूप से जो मार जामिया को पड़ी है, जो अलीगढ़ को पड़ा है, उससे हम लोग कई मामलों में महरूम रह जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक बार जब पुलिस से पिट जाइएगा तो डर खत्म हो जाता है। थोड़ा बहुत अनुभव मेरा है, क्योंकि हम तो सिर्फ पुलिस से नहीं वकील से भी पिट गए। तो एक आध बार पिट लीजिए। और सबसे संकट ये है कि हम एक ऐसे सरकार से मुकाबला कर रहे हैं जो इतिहास में भी फेल है और इस देश का ज्योग्राफी भी नहीं समझता। तो इस मंच से जो एनआरसी का विरोध हो रहा है, उसकी भी एक ज्योग्राफी हम लोगों को समझना पड़ेगा। जो पूर्वोत्तर के राज्यों का आंदोलन है, वहाँ जो सवाल है वो बाकी देशों से अलग है। ये जब सरकार में आए तो इनको लगा ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, पूरे देश में हिंदू मुसलमान किया जा सकता है। तो ये सीएए लागू करने से पहले ही यह बात बोल गए। अति उत्साह में लोग बोल देता है, कभी मेजोरिटी आ जाता है तो दिमाग सनक जाता है। ये बोल गए कि पूरे देश में एनआरसी लागू करेंगे। अगर यह बात पहले नहीं बोली जाती, सीएए को लागू करने से पहले, तो मेरा यह अनुमान है कि इस आंदोलन को इतनी गति और इतनी गंभीरता नहीं मिल पाती। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं
कि 2003 में जो कानून पास किया गया था वो भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ही था, जिसमें 2 खतरनाक शब्द का इस्तेमाल किया गया। और यहाँ इस बात की चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो 1% का हिस्सा हैं, जिनको 99% को जाकर के समझाना है। और जो 100 बात आप यहाँ सीखते हैं तो एक बात में उनको आपको समझाना है। ये मुश्किल है, ये आपका चैलेंज है कि उसमें 2 खतरनाक शब्द यूज किए गए 2003 के संशोधन में, इलीगल इमिग्रेंट्स और डाउटफुल सिटीजन। और उसके बाद जब 2010 के बाद सेंसस शुरू हुआ तो ये कहा गया कि सेंसस के साथ साथ एनपीआर तैयार किया जाएगा। और उसी वक्त नेशनल आइडेंटिटी की बात की गई, आधार योजना की शुरुआत की गई, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जारी करने की बात की गई। एनपीआर को लेकर के फिर से जेएनयू आ गया है। जेएनयू के एक टीचर उस कमेटी में थे, उन्होंने इसका विरोध किया, कहा कि आप किस आधार पे, किस मानक पे आप एनपीआर तैयार करना चाहते हैं। तो जवाब ये था कि हम ये जानना चाहते हैं हर नागरिक से कि उनके पूर्वज कहाँ से आए हैं। तो बताइए, मेरा नाम कन्हैया है, तब तो हमको ये बताना पड़ेगा ना कि मेरे पूर्वज जो है मध्य एशिया से आए हैं। ये बहुत गंभीर बात है। और सरकारी बाबुओं के हाथ में आप ये पूरी ताकत दे देना चाहते हैं कि वो तय करें कि कौन इलीगल इमिग्रेंट है और कौन डाउटफुल सिटीजन है। और इसमें कौन लोग होंगे? भूमि सुधार के तहत जो भूमिहीनों को जमींदारों से जमीन छीन करके बांटी गई है, कई जगह उसको पर्चा है उसके पास। आप गुजरात का आंदोलन उठा करके देख लीजिए, जिग्नेश ने क्या कहा था, गाय की पूंछ तमी रखो, हमें हमारी जमीन दो। मुद्दा क्या था कि जमीन का पर्चा है लोगों के पास, लेकिन अभी भी दखल नहीं हुआ है। तो जो दखल जमीन नहीं हुई है वो तो गरीबों के हाथ से जाएगा ही जाएगा। जो जमीन दखल हुआ है उनको भी इलीगल इमिग्रेंट और डाउटफुल सिटीजन बता करके उनकी प्रॉपर्टी माफियाओं के द्वारा कब्जा कर ली जाएगी। ये इतना आसान मामला नहीं है। मैं सहमत हूं कि ये एक भावुक मुद्दा है, भावना की बात है। मैं सहमत हूं कि एक आइडेंटिटी को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन आप ये गंभीरता भी समझिए कि इसमें सिर्फ एक आइडेंटिटी के लोग शामिल नहीं हैं। हम तो कम से कम इस देश का भूगोल समझते हैं, हमको तो इस देश का इतिहास कम से कम मालूम है। अगर आप आसाम के एनआरसी लिस्ट को देखेंगे तो उसमें जो 19 लाख लोग हैं उसमें से 15 लाख गैर मुसलमान हैं। स्वाभाविक बात है, पार्टीशन के बाद मुसलमान यहाँ से गए थे, मुसलमान यहाँ आए नहीं थे, गैर मुस्लिम यहाँ पे आए थे। और बार बार हर डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 47 में धर्म के आधार पे देश बना था, तो क्या 47 का बदला, पाकिस्तान का बदला हिंदुस्तान में जो मुसलमान रुक गए हैं आप उनसे लेना चाहते हैं? इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि नाम धर्म का लिया जा रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा धंधा है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं और पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि इसमें वो तमाम लोग जो इस देश के गरीब हैं, उन सबको न सिर्फ अपने नागरिक होने का अधिकार खोना पड़ेगा, बल्कि उनको सेकंड क्लास सिटीजन बना करके इस देश में स्लेव बनाने की तैयारी की जा रही है, स्लेव बनाने की। और ये मेजॉरिटी का आर्गुमेंट इसलिए दिया जा रहा है कि उनको मालूम है कि मेजॉरिटी की सरकार ने ही इस दुनिया में गुलामों के लिए कानून बनाए, हॉलोकॉस्ट करवाया, जनसंहार करवाए, एपार्थाइड का कानून लाया, काले गोरों में भेद किया। ये इस देश में एक बड़ी आबादी को जो संविधान के चलते बराबरी से अपनी हक की बात कम से कम कर पाते हैं,
उनको ये सेकंड क्लास सिटीजन बनाना चाहते हैं। इसीलिए ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है कि कम से कम एक संविधान है आपके पास जिसके आधार पे आप बराबरी की लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस देश में जितने भी नोमैडिक ट्राइब के लोग हैं उनको डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम होने वाला है। वो सारे लोग जो माइग्रेंट लेबर होते हैं, बिहारी हैं, हमसे ज़्यादा अच्छा कौन जानेगा इस बात को, उनको डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम होने वाला है। बंगाल की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ी जो दलित आबादी है उसको डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम होने वाला है। और तो और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके बारे में आप जान लीजिए कि 40,000 करोड़ रुपया पीएफ अकाउंट में पड़ा हुआ है, उसको कोई क्लेम करने वाला नहीं है। क्यों क्लेम करने वाला नहीं है? कि कोई MOHD मोहम्मद लिखता है, कोई MD मोहम्मद लिखता है। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी माँ 10वीं पास है, तो मेरे भाई के सर्टिफिकेट में पिताजी का स्पेलिंग JAY है और मेरे सर्टिफिकेट में JAI है। अरे बाप तो एक ही है ना हम दोनों का। कागज अलग अलग हो गया तो क्या हो गया? आप किसी भी इंसान का तीसरा चौथा आदमी को आप देख लीजिए, उसका वोटर ID देख लीजिए, नाम उसका होगा, फोटो उसकी मम्मी का होगा, नाम पति का होगा, फोटो उसके पत्नी का होगा। आप बार बार कोशिश करके देख लीजिए, 3-4 बार कोशिश करेंगे ठीक कराने का, आप खुद ही ठीक कराना बंद कर देंगे। जब कहते थे बीजेपी वाले कि 38 साल से PhD कर रहा है, तो मुझे लगता था कि इनको मेरा वोटर ID हाथ लग गया है। उसमें एज सही ही नहीं होता। ये सब गंभीर बात है और ये गंभीर बात मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि 40,000 करोड़ जो अनक्लेम्ड रुपया है उसको एक दिन मोदी जी अपने दोस्त को दे देंगे कि जाओ कैलासा द्वीप खरीद लो। ये एक बड़ी लड़ाई है, इसीलिए हमको एक बड़ी लकीर खींचने की जरूरत है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ जामिया और अलीगढ़ के स्टूडेंट, उनको टारगेट किया गया है मुसलमान होने के चलते, लेकिन वो मुसलमान होने के चलते अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो इंसान होने के चलते अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और बहुत कोशिश की गई कि उसके आंदोलन को हिंदू मुसलमान बना दिया जाए, बहुत कोशिश की गई, भाड़े के टट्टू खरीदे गए, पैसों पे एजेंट बनाए गए कि जाओ 2-4 मोटरसाइकिल जलाओ और आंदोलन को बदनाम कर दो। लेकिन आज मैं जामिया की गेट से आ रहा हूं, जामिया ने जो एक बेहतरीन एग्जाम्पल दिया है, JNU में ये कई दशकों से हो रहा है कि लड़कियां आंदोलन को नेतृत्व करती हैं। अभी जो JNU की प्रेसिडेंट हैं सिर्फ वो लड़की नहीं है, इससे पहले भी JNU में कई लड़कियां प्रेसिडेंट हुई हैं। लेकिन जामिया ने यह दिखाया कि हमारी लड़कियां भी अपने पारंपरिक पोशाक को पहन करके इनकलाब का नारा बुलंद कर सकती हैं। और मैं यहां से अपने अलीगढ़ के साथियों से यह अपील करना चाहता हूं, आपकी शेरवानी बहुत शानदार है, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आपके यहाँ भी बहुत लड़कियां पढ़ती हैं। एक बार झंडा उनके हाथ में दे करके देखिए, देखिए सरकार को कैसे। और ये जरूरी बात है, ये जरूरी बात मैं इसलिए रखना चाहता हूं कि इस देश के भीतर विद्यार्थियों ने जो काम किया है, और जब हम विद्यार्थी बोलते हैं तो विद्यार्थी कोई होमोजेनियस कैटेगरी नहीं होता है, उसके साथ उसकी आइडेंटिटी होता है, उसके साथ उसका जेंडर होता है, उसके साथ उसका कास्ट होता है, उसके साथ उसका रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर, रीजन, हर कुछ होता है। आप इस आंदोलन को एक इंद्रधनुषी आंदोलन बनाइए, एक कलरफुल मूवमेंट बनाइए, और यूनिवर्सिटी ही इस काम को कर सकती है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक बड़ी लड़ाई है। इस बड़ी लड़ाई को जिस शिद्दत के साथ यूनिवर्सिटी ने अपने कंधे पे लिया है, उसके लिए तमाम यूनिवर्सिटीज बधाई के पात्र हैं। जब संसद तमाशा कर रहा हो, तब शरक ने बताया है कि हम जमहूरियत को जिंदा रखेंगे।
जब इस देश में एक सशक्त विपक्ष की कमी हो, तब यूनिवर्सिटीज ने बताया है कि हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। और आप बधाई के पात्र इसलिए हैं कि आप किसी चेहरे के मोहताज नहीं हैं। कौन आएगा आपकी मंच पे, इसकी परवाह आपको नहीं है। कोई आएगा तो उसकी बला से, ना आए फिर भी सही, हम अपने आवाज को लेकर के, अपनी लड़ाई को लेकर के लड़ते रहेंगे। और आप मीडिया के रोल को यहाँ समझिए कि किस तरीके से न्यूज का एक साइकिल होता है। न्यूज साइकिल में जब चुनाव नहीं हो और प्रधानमंत्री को फेंकने के लिए जुमला नहीं हो, तब वो यूनिवर्सिटीज की तरफ आ जाते हैं कि चलो यहाँ से कुछ मसाला ढूंढ लेते हैं। कुछ दिन पहले जेएनयू को कवरेज दिया जा रहा था फीस वृद्धि के सवाल पे। विवेकानंद की बड़ी चिंता हो रही थी। अब कोई पूछ रहा है, नेशन वांट्स टू नो व्हाट हैपेंड विद विवेकानंद। कोई नहीं पूछ रहा है। आज भी जेएनयू फीस वृद्धि की उस लड़ाई को लड़ रहा है। और यूनिवर्सिटीज ने जो अपने हक की लड़ाई लड़नी शुरू की लगभग पिछले 5 सालों में, इन 5 सालों में आपने इस देश की आम जनता को यह भरोसा दिलाया है कि शैतान कितना भी ताकतवर हो, हारता तो है अगर हराने का जज्बा हो तो। और आज आम लोग सड़कों पे निकल रहे हैं। और जब आम लोग सड़कों पे निकल रहे हैं तो एक डरा हुआ हुक्मरान कहता है कि डरिए मत ए साहेब। माने हम डरेंगे, ये डरेंगे। आप डरिए और आप गिनती कीजिए कि आपका टॉक टाइम 5 साल के लिए रिचार्ज हुआ है, ये लाइफ टाइम रिचार्ज नहीं है गुरु। आप डरिए कि आज आपके पास शासन है तो आप बंदूक पे कब्जा जमा लिए हैं। और बंदूक की कोई जात नहीं होती है। बंदूक कौन पकड़ा है ये इस बात पे निर्भर करता है। और बंदूक चलाने का आदेश कहां से आ रहा है ये इस बात पे भी निर्भर करता है। इसीलिए मुझे मालूम है कि आपको पुलिस के प्रति बहुत गुस्सा है, लेकिन यहां से एक बात और समझ लीजिए, पुलिस भी कोई होमोजेनियस कैटेगरी नहीं होता है। इसीलिए आप देखिएगा कि पुलिस के जो सवाल हैं उसको भी विद्यार्थी ही उठाते हैं, क्योंकि वो तो बेचारे अपना सवाल उठा नहीं सकते हैं। आज इस लड़ाई को हर उस तबके से, हर उस आंदोलन से जोड़ने की जरूरत है जो आंदोलन कहीं ना कहीं लोकतंत्र, जमहूरियत और डेमोक्रेसी की बात करता है। इसीलिए हमारा आप तमाम लोगों से आग्रह है आज तक गिर गया कि आप जो जिम्मेवारी निभाए हैं, इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाते रहिए। और बाहर का जहां तक मसला है, हो सकता है कि जामिया और अलीगढ़ बंद हो गया है, जेएनयू को भी बंद करने की तैयारी है। घबराइए मत, बाहर में लोग आपका शानदार स्वागत करने के लिए तैयार हैं। आइए, हम लोग जमीन तैयार कर रहे हैं, लाखों लोग जमा होते हैं, एक पत्थर नहीं चलता है, कोई बस नहीं जलाई जाती है, क्योंकि आम लोग दंगाई नहीं होते हैं। एक टीवी डिबेट में एबीवीपी की एक मोहतरमा ने कहा कि दंगाई कभी विद्यार्थी नहीं हो सकते। मुझे मन में आया कि ये बिल्कुल ठीक बात कहती है कि दंगाई कभी विद्यार्थी नहीं हो सकते, क्योंकि ये एबीवीपी ही कर सकता है कि मध्य प्रदेश में प्रोफेसर सवरवाल की हत्या कर दी गई थी। आप याद कीजिए उस चीजों को। और आज जब उनकी सरकार है तो वो समझ में नहीं उनको आ रहा है कि जाएं तो जाएं कहां, जाएं तो जाएं कहां, इसलिए कि जब दूसरे पार्टी की सरकार है तब तो आप अपना नारा बुलंद कर देंगे। शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, तो अब नारा लगाने का क्या जरूरत है। डिनर पार्टी में जाइए और एमएचआरडी के जो मिनिस्टर हैं उनसे साइन करवा के ले आइए। ये बात मैं क्यों यहाँ बोल रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए यहाँ बोल रहा हूँ कि हमारे बीच, हमारे ही भेष में कुछ लोग होते हैं जो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम आपके हिमायती हैं, दरअसल वो हमारे आंदोलन का नुकसान करते हैं। और आज यहाँ से, इस मंच से
आप तमाम लोगों के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इस आंदोलन को भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए हमारी आपकी ये जिम्मेवारी है कि हमारे बीच घुसकर जो हमारे इस डेमोक्रेटिक लड़ाई को कोई और रूप देना चाहता है तो उसके प्रति हम सचेत रहें। हम इसलिए सचेत रहें कि ये इस देश की खासियत है कि कोई इंशाअल्लाह कहता है, कोई हे राम कहता है, कोई सीताराम कहता है, आजकल कुछ लोग जय श्री राम भी कह रहे हैं। लेकिन आज इस देश में सबको ये चुनना होगा, सबको ये चुनना होगा, चाहे उनकी आइडेंटिटी कुछ भी हो, कि अल्टीमेटली वो क्या चाहते हैं, वो कैसा स्टेट चाहते हैं। और मैं यहाँ से अपनी बात जब कर रहा हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैं एक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक चाहता हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और मैं अपने इस पोजीशन के साथ खड़ा हूँ और मेरा नाम चूंकि कन्हैया है, इसलिए मेरी जिम्मेवारी इस देश की मेजॉरिटी के साथ है। और उस मेजॉरिटी से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आपको भी चुनना होगा कि आप गांधी जैसा हिंदू होना चाहते हैं कि गोडसे जैसा हिंदू होना चाहते हैं। आपको भी ये चुनना पड़ेगा, आपको भी ये चुनना पड़ेगा कि आप जिस धर्म को मानने की बात कर रहे हैं उसके भीतर ही उसकी एक बहुत बड़ी आबादी को उसकी जाति के चलते प्रताड़ित किया गया है। कान में लोगों को शीशा पिघला करके डाला गया है कि वो मंत्र ना सुन लें, उनको हर जगह से रोका गया है। ये सवाल भी स्वीकार करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ जब आज हम खड़े हैं और पूरे देश में जो एक गंभीर आंदोलन चल रहा है उसको लेकर के हमको एक लंबी तैयारी की जरूरत है। अभी जब कानून पास हो गया है तो एक्शन रिएक्शन में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन ये अब जाकर के थोड़ा नीचे जाने की संभावना है। लेकिन ये जो पूरा का पूरा साजिश है वो रुकने वाला नहीं है। असल खेल तो तब शुरू होगा जब अप्रैल में एनपीआर तैयार किया जाएगा। इस बार सेंसस के साथ ही एनपीआर को तैयार करने की कोशिश की जाएगी। उसके लिए अलग से क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, लिखिए इस बात को, इस पे लोगों तक जागरूकता पहुंचाने की कोशिश कीजिए कि सेंसस करने के लिए जब सरकारी बाबू आपके पास आएंगे तो वो एनपीआर को भी करने की कोशिश करेंगे। उसको हमको रिजेक्ट करना है, उसको हमको किसी भी रूप में नहीं मानना है, उसको हमको अस्वीकार करना है। ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। इसीलिए पूर्वोत्तर के जो लोग लड़ रहे हैं, उनकी जो लड़ाई है, उनके ऊपर जिस तरीके से अत्याचार किया गया है उसके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उनका जो सवाल है उस सवाल की संवेदना को समझते हुए फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे देश के लिए एनआरसी, एनपीआर और सीएए एक खतरनाक कानून है, इस देश को तोड़ने वाला कानून है। इसका हर संभव विरोध किया जाना जरूरी है। कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर नहीं कर रही है तब भी इसको करना जरूरी है। जब मीडिया नहीं दिखा रहा है तब भी इसको करना जरूरी है। और ना सिर्फ कैंपस में बल्कि हर बस्तियों में घूमकर लोगों को ये बताना है कि आप डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए परेशान मत होइए। ये कोई तरीका नहीं हो सकता है कि आज आपसे कह रहे हैं कि दादाजी के दादाजी का नाम बताइए, कल को कहेंगे कि नानी की नानी का नानी का नाम बताइए, तो आप डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए चले जाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम हेल्पलाइन सेंटर जारी किए हैं, लोगों का डॉक्यूमेंट बनवाएंगे। आप हमारी हेल्प नहीं कर रहे हैं। इस देश की सरकार को सांप्रदायिकता फैलाने के लिए और इस देश के संविधान को खत्म करने के लिए आप हेल्प कर रहे हैं। अगर आप हमारी हेल्प कर सकते हैं तो इस काम में हेल्प कीजिए कि पूरे देश में सरकार के साथ और सहयोग का आह्वान कीजिए कि अगर सरकार एक कागज के आधार पे हमको नागरिक मानना चाहती है और हमको नागरिक नहीं मानना चाहती है तो सरकार को हम खुलेआम चुनौती देते हैं कि यह सरकार, अगर तुम हमको नागरिक नहीं मानते तो हम तुमको सरकार नहीं मानते, नहीं मानते सरकार तुमको। ये देश हमारा है, इस देश का इतिहास हमारा है। तुम इतिहास में फेल हो गए हो, ये तुम्हारी गलती है, ये हमारी गलती नहीं है।
तुम्हारे पास डिग्री नहीं है तो क्या तुम पूरे देश के लोगों की डिग्री जला दोगे? और क्या कहते हैं कि घुसपैठियों को पकड़ना है। आप इसी तरीके से काला धन वालों को पकड़ना चाहते थे। पूरे देश में नोटबंदी के बाद लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया। कुल नतीजा क्या है? कुल नतीजा ये है कि 99% से भी ज्यादा नोट वापस आ गया है। 15 लाख आज तक किसी के खाते में नहीं पहुंचा है और प्रधानमंत्री जी अब उसकी चर्चा करना बंद कर दिए हैं। आज वो हर मंच पे जाकर के कब्रिस्तान और शमशान की बात कर रहे हैं, लोगों के पोशाक की बात कर रहे हैं। वो ये बात इसलिए कर रहे हैं कि उनको मालूम कि उनके द्वारा अच्छा दिन का नारा एक्सपायर हो गया है, उसका एक्सपायरी डेट हो गया है। इसीलिए आज जानबूझ करके ये बहस खड़ा किया गया है कि देश जब सांप्रदायिकता की आग में जले गया, उसके धुएं के पीछे जो इस देश की इकोनॉमी की हालत है, जो धुंधलापन है, उसमें उसको ये छुपा लेना चाहते हैं। इसीलिए हमारे सामने ये दोहरी लड़ाई है कि एक तरफ हम इस संविधान विरोधी, देश विरोधी सीए का, एनआरसी का और एनपीआर का विरोध करें, ठीक उसी वक्त हम इस देश में महिला अधिकारों की बात करें, दलित अधिकारों की बात करें, पिछड़ा अधिकारों की बात करें, आदिवासियों के अधिकारों की बात करें। पढ़ना हमारा बुनियादी हक है, उस आवाज को उठाएं, अनएम्प्लॉयमेंट के सवाल को भी उठाएं। ये दोहरी जिम्मेवारी आज हमारे सामने है। इसीलिए जेएनयू एक ऐसा मंच है जहां इन कुछ गंभीर बातों को मैं करना चाहता हूं। वैसे तो बाहर के मंच पे रेटोरिक में बात होती है और इसका जो डिटेल है आम जनता को समझाना मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपके सामने इसलिए ये बात कह रहा हूं कि हम लोग जेएनयू में एक दूसरे को साथी कहते हैं। तो ये साथियों, ये आप सबकी जिम्मेवारी है कि कैसे हम बड़े पैमाने पे आम जन के बीच इस आंदोलन को ले जा सकें और सरकार को बता सकें कि जिस चुने हुए संविधान के हिसाब से तुम सरकार हो, अगर तुम उस संविधान को नहीं मानोगे तो हम तुम्हारी सरकार की एक नहीं चलने देंगे। यह बात सरकार को बताना होगा। और ये आंदोलन इवेंट नहीं बनना चाहिए कि आज मीडिया दिखा रहा है तो इवेंट चलेगा, फोटो खिंचाया जाएगा, फेसबुक अपडेट किया जाएगा, व्हाट्सएप पे फोटो डाला जाएगा, लेकिन जब मीडिया से ये गायब हो जाएगा तो हम इस सवाल को भूल जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि जो प्रभावित इलाके हैं वहाँ पे कई महीनों से यह काम किया जा रहा है। अकेले अगर मैं नॉर्थ बंगाल की बात करूं तो 17 से ज़्यादा लोगों ने सुसाइड किया है। रात को 2 बजे, जैसे आप लोग जेएनयू में जाते हैं ना टिकट कटाने के लिए, वैसे लोग डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए लाइनों में लग रहे हैं। ये हकीकत है, ये अफवाह नहीं है। ये लोगों को जबरदस्ती नहीं डराया जा रहा है, ये डर है। इस डर को हम लोगों को जीत में बदलना है और हमको डरने की जरूरत नहीं है, सरकार को डरने की जरूरत है कि जनता अगर जिता सकती है तो जनता हरा भी सकती है। यह बात उनको समझनी चाहिए। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से, वैसे तो मैं बातचीत में ह्यूमर का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन ये एक इतना गंभीर मामला है कि अंदर से ह्यूमर निकल ही नहीं रहा है। सरकार जब जोकर हो जाए तो आप अपने आप गंभीर हो जाते हैं। ये बहुत गंभीर मामला है। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि अपनी फीस की लड़ाई, हॉस्टल की लड़ाई, तमाम लड़ाइयों के साथ जिस तरीके से आपने सीए की लड़ाई को लड़ा है, इस लड़ाई को बड़े पैमाने पे आगे ले जाइए। स्वाभाविक तौर पे विपक्ष बिखरा हुआ है, एक साथ कई तरह के कॉल आएंगे, सबको अपना अपना नेतागिरी चमकाना है, लेकिन हम किसी को नेता बनाने के लिए या उनकी नेतागिरी चमकाने के लिए किसी भीड़ का हिस्सा होने की बजाय हमारे नज़दीक में जो प्रोटेस्ट का कॉल हो, अगर ऑफिस में है तो ऑफिस के सामने वाले प्रोटेस्ट में चले जाएंगे, अगर नानी के घर में गए हैं तो वहाँ के प्रोटेस्ट में चले जाएंगे, दोस्त के पास गए हैं तो वहाँ के प्रोटेस्ट में चले गए हैं। ये सारा भेद मिट गया है। जो हमारे साथी मॉडरेट कर रहे थे उन्होंने ठीक कहा कि प्रेसिडेंशियल डिबेट में हम एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, मोदी सरकार ने हम दोनों को इकट्ठा कर दिया है, एक ही मंच पे खड़े हैं। आप हर उस आंदोलन का हिस्सा बनिए जो आज इस सवाल को लेकर के हो रहा है। जितने भी कॉल आ रहे हैं उस कॉल में आप शामिल होने का प्रयास कीजिए। कल पूरे देश में अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल के शहादत दिवस के मौके पे पूरे देश में एक प्रतिरोध मार्च हो रहा है। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं।
मुझे भी जा करके बिहार को बंद करना है। बिहार को इसलिए बंद करना है कि नोटबंदी करने वाली सरकार पे जब अक्ल की मंदी पड़ी हो तब बिहार की बंदी जरूरी हो गई है। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि इस लड़ाई को एक बड़ी लड़ाई बनाना है। और कहते हैं ना, हमारे यहाँ एक बड़ा देहाती में मशहूर कहावत है कि होशियार आदमी 3 जगह माखता है। ये 3 जगह माख गए हैं। इनको पहले तो नॉर्थ ईस्ट समझ में नहीं आया, इनको असम एकॉर्ड समझ में नहीं आया, तो ये बोले पूरे देश में एनआरसी करेंगे। और जब ये सीएए लेकर के आ गए तो इनको उल्टा पड़ गया। इनका चीफ मिनिस्टर ही इनके खिलाफ बोल रहा है। अब जब ये पूरे देश में एनआरसी करने की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक रूप से जब टारगेट मुसलमान को किया गया है तो पहली प्रतिक्रिया भी, पहली सक्रियता भी उनके इधर से ही आई है। लेकिन धीरे धीरे अब दूसरे लोग भी इस आंदोलन का हिस्सा हो रहे हैं। आप देखिए, जो तमिलनाडु के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सीएए के भीतर श्रीलंका में रहने वाले जो तमिल हैं उनको क्यों बाहर किया गया है। गोरखा लोग अपने सवाल को उठा रहे हैं, अलग अलग तरह के लोग इस सवाल को उठा रहे हैं। और ये कैंपस की जिम्मेवारी है, आप जान लीजिए, ये कैंपस ही कर सकता है। जब मैं यहाँ स्टूडेंट था तो 147 देश के विद्यार्थी यहाँ पढ़ते थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज भी अलग अलग देश के लोग यहाँ पढ़ते हैं, अलग अलग राज्य के लोग यहाँ पढ़ते हैं। आप इस देश में इस अघोषित आपातकाल के खिलाफ सबसे क्रेडिबल और सबसे मजबूत ऑपोजिशन हो सकते हैं। आप इस जिम्मेवारी को निभाइए। और आपके गुलदस्ते में अभी जामिया, जेएनयू, अलीगढ़ और दूसरी यूनिवर्सिटी आ रही है। देखते देखते हर इलाका आपके गुलदस्ते का और इस इनकलाब का हिस्सा होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करते हुए बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया कन्हैया जी।